गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 28 अक्टूबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। निश्चित तौर पे इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ सुझाव देना है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लेना। इस तरह से न्यूज़ को मैं हाईलाइट करके डाल देता हूँ। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखने से पहले वो पढ़ लें, एक बार पढ़ लें। जिस पोर्शन को मैंने हाईलाइट किया उसको जाकर के एक बार पढ़ लें और उसके बाद वीडियो को देखें तो निश्चित तौर पे आपको अधिक लाभ होगा। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखो, कल हमने सीबीआई के बारे में डिटेल से एनालिसिस किया था, तो कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीबीआई का वीडियो जो है, सीबीआई के बारे में हमने डिटेल से एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन का आप सही सही जवाब दे पाएंगे। सीबीआई के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि सीबीआई एक सांविधिक संगठन यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य की सहमति से किया जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी किसी आपराधिक जांच का आदेश दे सकती हैं। अब देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। या ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका एग्जैक्ट जवाब क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। और सीबीआई का अगर कल आपने हमारा एनालिसिस सुना है तो निश्चित तौर पर आप इसका जवाब दे पाएंगे। और यूपीएससी में नॉर्मली इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब तो स्टेट पीसीएस में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, मुझे 3 न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करना है और तीनों ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज का। पहला तो ये है, दूसरा यह है और तीसरा यह है। सबसे पहले न्यूज़ को देखो कि जम्मू कश्मीर में अब आपको ज़मीन खरीदने की आज़ादी। जम्मू कश्मीर पे आर्टिकल 370 पे हमने डिटेल से एनालिसिस किया था। आई गेस परसों किया था, 26 अक्टूबर को किया था। जाकर के वो वीडियो देख लेना। हमने कहा था कि आर्टिकल 370 को जो रिमूव किया गया है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वाल्मीकि समुदाय, जो कि एक हिंदू दलित समुदाय है और पंजाब के क्षेत्रों से आते थे, वो जो है जम्मू कश्मीर में रहते थे। लगभग 1950 के दशक से ही वो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन 1950 से लेकर के आज तक उसको नागरिकता नहीं मिली थी। जम्मू कश्मीर का अलग नागरिकता था जो उसको नहीं मिला था। इसी तरह से पाकिस्तान से आने वाले जो मुस्लिम समुदाय थे, जो शरणार्थी लोग थे पाकिस्तान से आने वाले, जो जम्मू कश्मीर में आकर रह चुके थे भारत विभाजन के समय में, उन लोगों को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिली थी। आप ये सोच कर देखो कि एक व्यक्ति 70 वर्ष से जम्मू कश्मीर में रह रहा था लेकिन उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं थी। वैसे लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन तक नहीं खरीद सकते थे। तो आर्टिकल 370 को जो रिमूव किया गया है तो वो लोग कम से कम जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं। साथ ही साथ जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ है, मान लो टाटा है, टाटा एक कोई अपना प्लांट लगाना चाहता है जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में, तो टाटा भी अब ज़मीन खरीद लेगा और ज़मीन खरीदने के बाद अब वहाँ पे प्लांट लगा सकता है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो अपना प्लांट लगाना चाहती है वो जम्मू कश्मीर में जाकर के अब प्लांट लगा सकती है, ज़मीन खरीद सकती है। अब भारत के लोगों को आज़ादी है कि वहाँ पे प्लांट लगाएं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे ज़मीन खरीदें। और साथ ही साथ जो वाल्मीकि समुदाय है या पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, उन लोगों को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता दी गई है, वो लोग भी अब ज़मीन खरीद सकते हैं वहाँ पे। तो परसों हमने डिटेल से एनालिसिस किया था, जा करके देख लेना उसको। देखो, कल हमने डिस्कस किया था बेका पे, GSOMI पे, लेमुआ पे और कॉमकासा पे। अमेरिका USA अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ 4 मिलिट्री एग्रीमेंट करता है और चारों मिलिट्री एग्रीमेंट पे भारत ने फाइनली हस्ताक्षर कर दिया। जो सबसे पहला मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ था
2002 में, उसके बाद 2016 में लेमोआ हुआ था, 18 में हुआ कॉमकासा, और कल जो साइन हुआ है वो बेका साइन हुआ है। तो कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिटेल से चारों के बारे में डिस्कस किया था। आज थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे, डिटेल से एनालिसिस नहीं करेंगे, इसलिए कल का वीडियो जाकर के देख लेना। हमने चारों ही मिलिट्री एग्रीमेंट के बारे में डिटेल से एनालिसिस किया था। देखो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि 2+2 की वार्ता हुई है, और 2+2 की वार्ता के बाद भारत और अमेरिका संबंध इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो भारत अमेरिका संबंध के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसे नोट कर लेना आप। देखो क्या पॉजिटिव पॉइंट है, भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या सकारात्मक पॉइंट है। सबसे पहला सकारात्मक पॉइंट है कि अमेरिका अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ 4 महत्वपूर्ण मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करता है, और चारों ही एग्रीमेंट भारत के साथ साइन कर चुका है। सबसे पहले जो साइन हुआ था वो था GSOMIA, जो 2002 में साइन हुआ था। इसे कहा गया जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002। तो यहाँ पे क्या होता है कि गुप्त सूचनाओं का, या कह सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसको भारत के मिलिट्री साझा करेंगे अमेरिका के मिलिट्री के साथ, और अमेरिका के मिलिट्री साझा करेंगे भारत के मिलिट्री के साथ। तो इस एग्रीमेंट के तहत हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या गुप्त सूचनाओं को, ठीक है, या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो है एक देश दूसरे देश के साथ साझा करते हैं। जैसे मान लो कोई टेररिस्ट जो अमेरिका में आतंकवादी हमला करने वाला होगा, भारत को पता चल गया है कि एक टेररिस्ट है जो अमेरिका में आतंकवादी हमला कर सकता है, तो भारत उसको जानकारी इसी एग्रीमेंट के तहत अमेरिका को दे देगा। इसी तरह से अमेरिका भारत को जो है कोई आतंकवादी भारत पे हमला करने वाला है तो उसकी जानकारी भारत को दे देगा, वो इसी एग्रीमेंट के तहत। GSOMIA मिलिट्री एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन साझा करती है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो साइन हुआ था लेमोआ, जो 2016 में हुआ था। लेमोआ क्या है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। भारत का जो नेवल बेस होगा, भारत का एविएशन बेस होगा, या भारत का जो मिलिट्री बेस होगा उसका यूज अमेरिका का नेवल बेस कर सकता है, अमेरिका की मिलिट्री कर सकती है। साथ ही साथ अमेरिका को जो नेवल बेस है, अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है, अमेरिका का जो एविएशन बेस है, वहाँ पे भारत यूज कर सकता है, भारत की मिलिट्री वो यूज कर सकता है। कल हमने डिटेल से एनालिसिस किया था, यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज करने का काम कर सकती है, राइट। मान लो भारत का शिप गया दक्षिणी चीन सागर में और पता चला भारत की शिप का फ्यूल समाप्त हो गया, तो वहाँ पे अमेरिका का जो नेवल बेस होगा वहाँ पे जाकर के फ्यूल को रिफिल करवा सकती है। तीसरा जो है कॉमकासा। कॉमकासा जो है इसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, 2018 में साइन हुआ। इसका मकसद होता है कि जब एक मिलिट्री दूसरी मिलिट्री से बात करती है, या मान लो भारत की जो मिलिट्री है अगर कोई आदेश देने का काम करेगी, सेना को आदेश देने का काम करेगी, या सैटेलाइट को कुछ आदेश देने का काम करेगी, या मान लो कह सकते हो मिसाइल को कोई आदेश देने का काम करेगी, तो ये जो कम्युनिकेशन होगा ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, राइट। होता क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि चीन की सूचनाओं को हम गेन कर ले कि चीन अपने यहाँ मिलिट्री को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या चीन मान लो पाकिस्तान के साथ क्या वार्ता कर रहा है। इसी तरह से चीन कैच करने का कोशिश करता है कि भारत अभी क्या कर रहा है। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब होता है कि जो है, जैसे मान लो हमने बोला गो, ठीक है, गो मतलब होता है जाओ, लेकिन ये जो अगर जाएगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, मान लो $1 चला गया, एक हैश चला गया, इस फॉर्म में जाएगा, और इस फॉर्म में जिसको हमने सूचना भेजना है वहाँ तक पहुँचेगा, और वहाँ पे जो है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में गया, उसके बाद डिक्रिप्टेड करके वहाँ पे फिर गो लिख देगा, राइट। मान लो चीन ने जो है इसे कैच कर लिया, तो चीन को जो है अगर कैच किया तो चीन को ये कोड जाएगा, ठीक है, डॉलर और हैश कोड जाएगा। अब चीन को पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या बातचीत हुआ, राइट। तो इसी एग्रीमेंट को कहा गया है कॉमकासा एग्रीमेंट। और कल जो साइन हुआ है वो हुआ है बेका एग्रीमेंट, इसे कहा गया बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट।
इसका मतलब होता है कि भारत की जो सैटेलाइट होती है, नहीं, भारत की जो सेना होगी वो अमेरिका के सैटेलाइट का उपयोग कर सकती है, अमेरिका की सेना भारत के सैटेलाइट का उपयोग कर सकती है। सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। मान लो भारत के क्षेत्र में अगर चीन का या पाकिस्तान का कोई भी, मान लेते हैं कि कोई जहाज़ आया, तो उस जहाज़ के एग्जैक्टली जानकारी दे देगा अमेरिका हमें कि यहाँ पे जो है आपके क्षेत्र में चीन का या पाकिस्तान का ये जहाज़ आया। हमारे पास भी अपना नेविगेशन सिस्टम, अमेरिका के पास है जीपीएस सिस्टम जो आप लोग अपने मोबाइल में यूज करते होंगे। हमारे पास अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक। अंतर यही है कि अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, पूरा विश्व, अमेरिका पूरा विश्व पे निगरानी रख सकता है, रखता भी है इनफैक्ट। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है वो रीजनल सिस्टम है। भारत का जो सीमा है, मान लो ये सीमा है भारत के, बाउंड्री है, इस सीमा से 15 किलोमीटर डिस्टेंस तक ही नज़र रख सकता है। तो भारत के नेविगेशन सिस्टम पे हम 1500 किलोमीटर अपने बाउंड्री से दूर तक नज़र रख सकते हैं अपनी सीमा में, और अपने सीमा के डिस्टेंस लगभग 1500 किलोमीटर तक हम नज़र रख सकते हैं। तो बेसिकली जो है एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेट साझा करेगा, राइट, एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेट साझा करेगा, एक दूसरे के सैटेलाइट का उपयोग कर सकता है भारत और अमेरिका बेका साइन होने के बाद। तो ये तो पहला पॉइंट है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, और इन चारों के बारे में कल हमने डिटेल से एनालिसिस किया है, कल का वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम इस पर फिर से डिस्कस कर दूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं हम भारत और अमेरिका के बीच में। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट, STA-1 का दर्जा दिया है। STA-1 का दर्जा अमेरिका ने अपने नाटो के एलाई को दिया है, ऑस्ट्रेलिया को दिया है, जापान को दिया है, दक्षिण कोरिया को दिया है। STA-1 क्या होता है, स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। अमेरिका के मान लो बहुत इम्पोर्टेंट हथियार है, अब उस हथियार तक भारत की पहुंच हो गई, यानी भारत चाहे तो अमेरिका से वो हथियार परचेज कर सकता है, राइट। पहले हम वो हथियार परचेज नहीं कर सकते थे, अमेरिका का इम्पोर्टेंट हथियार परचेज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उसको हम परचेज कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका ने हमें STA-1 का दर्जा दिया। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2+2 वार्ता हो रहा, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हो रहा। इससे पहले हम जापान के साथ इस तरह का वार्ता करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह का वार्ता करते हैं। 2+2 क्या होता है कि भारत के रक्षा मंत्री, यहाँ पे देखो भारत के रक्षा मंत्री हैं, और ये भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और भारत के विदेश मंत्री हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री जब मिलकर वार्ता करें, दो देश का रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में मिलकर वार्ता करें, तो उसे कहा गया है 2+2 वार्ता। उसके बाद भारत की जो है ट्रेड सरप्लस की स्थिति है। हम जो है विश्व के बहुत कम ऐसा देश है जिसमें ट्रेड सरप्लस की स्थिति है, यानी हमको उस देश से फ़ायदा होता है ट्रेड में। जितना अमेरिका को हम सामान भेजते हैं उससे कम ही सामान अमेरिका हमको भेजता है, तो ट्रेड सरप्लस की स्थिति है। ट्रेड सरप्लस की स्थिति विदेशी मुद्रा को बढ़ाने में भी सहायक होती है। तो 20 से 25 बिलियन डॉलर अमेरिका से हम पैसा कमाते हैं प्रत्येक वर्ष। हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका हमारी सहयोगी है, दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। रणनीतिक और आतंकवाद पे हमारी सहयोगी है, आतंकवाद के मुद्दे पे अमेरिका अभी पूरा अग्रसर है और अमेरिका भारत का सहयोगी है। आतंकवाद के मुद्दे पे दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति होती है। देखो अमेरिका से हमें दो तरह से विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति होती है, एक तो हमारा ट्रेड सरप्लस है, और दूसरा है कि अमेरिका में बहुत सारे भारतीय रहते हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं, और वो क्या होता है कि नौकरी में मान लो पैसा कमाते हैं वो अमेरिका में डॉलर, तो वो डॉलर इंडिया में भेजने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्ति होती है अमेरिका से। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव संबंध है भारत और अमेरिका के बीच में। अब देखो चुनौती भी है। चुनौती क्या है? पहला तो चुनौती यह है कि अमेरिका ने भारत के GSP से बाहर कर दिया। क्या होता है GSP? तो GSP होता है जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम। अमेरिका का कहना है, ट्रम्प साहब का कहना है कि भारत अब गरीब देश नहीं रहा है, इसलिए हम इससे GSP से बाहर करते हैं।
जीएसपी में रहने का मतलब था कि उस वस्तु पे भारत अगर उस वस्तु को मान लो अमेरिका को भेजता है तो उस पर टैरिफ नहीं लगता था। 190 मिलियन डॉलर का जो सामान था जो भारत अमेरिका को भेजता था, ये जीएसपी के दायरे में रहता था और इस पर जो है टैरिफ नहीं लगता था। हालांकि जितना हम अमेरिका को निर्यात करते हैं उसके कंपेयर में 190 मिलियन डॉलर काफ़ी कम है, बावजूद इसके अमेरिका जीएसपी से भारत को बाहर कर दिया है। यानी 190 मिलियन डॉलर का जो सामान है इस पर भी जीएसपी अब लग रहा। क्या था इसमें? चमड़ा वगैरह था। जैसे चमड़ा होता है ना, क्या होता था कि हम चमड़ा भेजे अमेरिका को, और अमेरिका में क्या करता था कि वहाँ के लोग उस चमड़ा को जो है जूता बनाता था, ठीक है, उसको जो है शूज़ बनाता था। अब उस शूज़ में क्या होता था कि सस्ता मिलता था लोगों को। इससे जो है जीएसपी से बाहर करने से अमेरिका के लोगों को ही नुकसान है। कैसे कि जीएसपी से मान लो बाहर कर दिया, अभी भी चमड़ा की ज़रूरत है वहाँ के व्यापारी वगैरह को, तो अब जो है अगर चमड़ा जाता है अमेरिका में तो वो थोड़ा सा महंगा होता है तो वो जो शूज़ बनाता है, जूता वगैरह बनाता है, वो महंगा पड़ता है। जूता बनाता है, बैग बनाता है चमड़ा से, वो उसको महंगा मिलता है। बहरहाल ये चुनौती है जीएसपी से बाहर अमेरिका ने भारत को कर दिया। H1B वीज़ा को लेकर के अमेरिका के तत्कालीन ट्रम्प सरकार काफ़ी आक्रामक है। H1B वीज़ा को रोक रहा है और इससे सबसे अधिक नुकसान भारतीय लोगों को है, क्योंकि भारत के सबसे अधिक पेशेवर, भारत के सबसे अधिक आईटी स्पेशलिस्ट या भारत के सबसे अधिक डॉक्टर अमेरिका में काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक इशू है H1B वीज़ा। हार्ले डेविडसन बाइक, जब भी ट्रम्प साहब की मुलाकात हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से हुई है, उन्होंने कहा है कि हार्ले डेविडसन बाइक की जो कॉस्ट है इंडिया में काफ़ी टैरिफ लगाते हैं, और ये बाइक लगभग 15 से 20 लाख के रेंज में इंडिया में मिलता है। इससे एवब में ही मिलता है, इससे कम में नहीं मिलता था। तो अब क्या है कि हार्ले डेविडसन बाइक कुछ दिन पहले की बात है कि भारत में उन्होंने निर्माण करना बंद कर दिया, राइट। तो ये इशू था हार्ले डेविडसन बाइक का, भारत इस पर एक्सेस टैरिफ लगाता था। देखो, सोलर प्लेट का विवाद और कृषि सब्सिडी का विवाद, दोनों ही विवाद भारत और अमेरिका के बीच में है। सोलर प्लेट को लेकर के भी और कृषि जो हम लोग सब्सिडी देते हैं, ये दोनों मुद्दा को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में विवाद चल रहा है WTO में। अब सोचो कि अमेरिका हमारा इतना क्लोजेस्ट एलाई है, बावजूद इसको WTO में हम दोनों देश लड़ रहे हैं। सोलर प्लेट विवाद को लेकर के भी और कृषि सब्सिडी को भी लेकर के, जो कृषि में भारत सरकार सब्सिडी देने का काम करती है उसको लेकर के। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट विवाद है और एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, दोनों का नाम याद रख लेना, काफ़ी बार आपको चर्चा में आएगा, काफ़ी बार सुनोगे। S-400 मिसाइल। S-400 मिसाइल जो है भारत मंगा रहा है, कहाँ से? तो रसिया से ले रहा है। रसिया से भारत सरकार ने समझौता कर लिया है और 40,000 करोड़ रुपए में हम S-400 मिसाइल रसिया से ले रहे हैं। 2018 में भारत ने रसिया से समझौता किया। अमेरिका जो है रसिया का एक तरह से शत्रु है, पूरी तरह से दोनों के बीच में फाइट चलते रहता है। और अमेरिका में एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम है कार्सा एक्ट 2017। फुल फॉर्म इसका है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। कार्सा एक्ट याद रख लेना, फुल फॉर्म याद रख लेना, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017। इस एक्ट के तहत जो भी विश्व के देश रशिया से, ईरान से या नॉर्थ कोरिया से, 3 देश का नाम याद रख लेना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन तीनों देशों से कोई भी हथियार खरीदेगा या इनके साथ किसी तरह का व्यापारिक संबंध अगर रखेगा या हथियार खरीदेगा तो उसे अमेरिका प्रतिबंधित कर सकता है। भारत को भी अमेरिका का प्रतिबंध का डर है। निश्चित तौर पे हमें अभी भी प्रतिबंध का डर बना हुआ है कि अमेरिका वैसे भी कह चुका है, 1-2 बार अमेरिका में कहा जा चुका है, चर्चा हुई है कि भारत को अमेरिका प्रतिबंध कर सकता है, क्योंकि भारत जो है रसिया से S-400 मिसाइल परचेज किया। अब देखो, अफगानिस्तान तालिबान इशू। अफगानिस्तान में भारत एक अच्छा खासा निवेश किया है, लगभग $5 बिलियन के आसपास, 3 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया। ऐसी कंडीशन में अफगानिस्तान से अगर अमेरिका वापस चली जाती है
अमेरिका की जो है सेना है वो कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान से अगर अमेरिका की सेना वापस चली जाती है तो वैसे कंडीशन में अफगानिस्तान पे तालिबान डोमिनेट कर सकता है। तालिबान अगर अफगानिस्तान पे डोमिनेट करेगा तो भारत से अफगानिस्तान का रिलेशन ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा? क्योंकि तालिबान जो है समर्थक है पाकिस्तान का, और एक तरह से को तालिबान को बनाने में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को बहुत हद तक क्रिएट किया। तो अमेरिका जिस तरह से छोड़ कर जा रहा है अफगानिस्तान, वो भारत के लिए खतरनाक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि भारत ने अच्छा खासा निवेश किया है अफगानिस्तान में। तो ये भी एक इशू है। साथ ही साथ डाटा लोकलाइजेशन भी बहुत बड़ा इशू है। जैसे मान लो डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है? आप गए अमेजन पे, आपने अमेजन पे कुछ परचेज किया, आपका जो नाम है, आपके पिताजी का नाम, आपका जो कार्ड नंबर है, डेट ऑफ एक्सपायरी, घर का एड्रेस, वो उसका डाटा कहाँ पे जाएगा पता है? उसका डाटा अमेरिका में स्टोर होगा, क्योंकि अमेजन अमेरिकन कंपनी है, गूगल पे अमेरिकन कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन कंपनी है। तो ये सारी की सारी अमेरिकन कंपनी है। तो भारत का कहना है कि डाटा लोकलाइजेशन हमें करना है। यानी अगर मान लेते हैं कि भारत का कोई भी व्यक्ति अमेजन से कुछ भी परचेज करे तो उसका डाटा भारत में ही रहना चाहिए, इंडिया में ही उसका डाटा स्टोर होना चाहिए। इंडिया में डाटा स्टोर करने के लिए अमेजन को, फेसबुक को, गूगल पे को या अन्य कंपनी को एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होगा, यहाँ पे सर्वर लगाना होगा, जो कंपनी लगाना नहीं चाहती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत की ऊर्जा ज़रूरत और ईरान, नॉर्मली अगर मान लो इंडिया जो है कोई सामान परचेज करता है सऊदी अरब से, तो हम वहाँ पे डॉलर दे करके परचेज करते हैं। ईरान ने हमें डिस्काउंट दिया था। ईरान ने कहा था कि आप डॉलर नहीं दे, आप एक काम करें कि आप हमें रुपीज़ ही दे दें और रुपीज़ में ही हम जो है परचेज कर लेंगे। तो हमारा ईरान के साथ इस तरह का रिलेशन था। ईरान से हम अच्छा खासा तेल परचेज करते थे, ईरान से अन्य चीज़ें भी हम परचेज कर रहे थे। ईरान में बहुत सारा निवेश भारत सरकार कर रही थी। फरजाद भी कोल गैस ब्लॉक पे भी भारत निवेश कर रहा था। लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, हमने ईरान से गैस खरीदना बंद कर दिया। और ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है भारत को चाबहार पोर्ट से भी बाहर कर देगी और फरजाद बी गैस ब्लॉक से भी बाहर कर देगी। तो भारत और ईरान का जो संबंध खराब हुआ है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि ईरान में जो चीनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ईरान में चीनी इन्वेस्टमेंट बढ़ना और ईरान के द्वारा भारत पे लिया जाने वाला एक्शन, भारत ईरान संबंधों का खराब होना, दोनों के पीछे अमेरिका है। अमेरिका के दबाव के कारण ही भारत ने ईरान से संबंध खराब किया है या ईरान से तेल खरीदना बंद किया। और भारत की डेयरी उद्योग अमेरिका के लिए खुला नहीं है। अमेरिका बार बार आरोप लगाता है कि अपना डेयरी उद्योग खोलिए, हम जो है डेयरी प्रोडक्ट है वो भेजेंगे इंडिया में। इंडिया इसके लिए मना कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि आप अपना सस्ता डेयरी अगर इंडिया में भेजिएगा तो भारत का जो उद्योग है वो प्रभावित होगा। तो देखो 10 पॉइंट हमने डिस्कस किया आपके साथ जो नेगेटिव पॉइंट है, और 7 पॉइंट हमने डिस्कस किया है जो पॉजिटिव पॉइंट है भारत अमेरिका संबंधों को लेकर के। अब देखो एक दो पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो मैं लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सप्लाई चेन को लेकर के। भारत और अमेरिका काम कर रहा है इस मुद्दे पे, या मैं कहूँ क्वाड के देश मिलके काम कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि सप्लाई चेन को किस तरह से विकसित किया जाए। इसका मतलब हुआ कि चीन पे जो डिपेंडेंसी है वो इंडिया की डिपेंडेंसी हो, भले ही ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंसी हो, जापान की डिपेंडेंसी हो, ये सारी की सारी देशों की डिपेंडेंसी चीन पे बना हुआ। अमेरिका का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चीन में है, जापान का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चीन में है, ऑस्ट्रेलिया का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट चीन में है और भारत का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट चीन में है। तो ऐसे कंडीशन में चीन पे डिपेंडेंसी समाप्त करके इंटरडिपेंडेंट हो जा रहे हैं हम लोग। हम जो सामान मान लो हम इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो मंगाते हैं चीन से। जापान ये कमिट कर दे कि जितना सामान जो है आप इलेक्ट्रॉनिक सामान वो चीन से मंगाते हैं हम आपको दे देंगे इंडिया। तो इंडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन से नहीं मंगा करके जापान से मंगाए।
इसी तरह से मान लो अमेरिका कुछ सामान चीन से खरीदता है, इंडिया अमेरिका को कमिट कर दे कि आप जितना सामान चीन से खरीदते हैं हम आपको सप्लाई कर देंगे, राइट। तो सप्लाई चेन जो है एक दूसरे को, सप्लाई चेन पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बढ़ाए ये देश, चीन पे डिपेंडेंसी कम करके एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बढ़ाए क्वाड के देश, इसको लेकर के भी कल वार्ता की गई है। देखो कोशिश किया है मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लेकर के डिस्कस किया जाए। अब देखो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में रह रहे 18 दशहर्त गर्दों को भारत ने किया आतंकी घोषित। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे एक एक्ट का चर्चा है, UAPA गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो ये एक्ट जो है इसे उपा भी कहा जाता है, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। 1967 में ये एक्ट बना था, राइट। ये एक्ट का मकसद था कि जो आतंकवादी संगठन है या जो संगठन आतंक फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, उसको प्रतिबंधित करना, उसको रोकना इस संगठन का उद्देश्य था, इस एक्ट का उद्देश्य था। अब देखो होता क्या था, जैसे मान लो दाऊद इब्राहिम, दाऊद, इन्होंने एक संगठन बनाया एक्स। अब भारत सरकार को पता चला कि दाऊद एक्स संगठन के नाम, एक्स संगठन के लिए काम कर रहा है। भारत सरकार ने एक्स संगठन को प्रतिबंधित कर दिया। दाऊद ने दूसरा संगठन बना लिया वाई, इसी तरह से तीसरा बना लिया जेड। कितने संगठन को भारत सरकार प्रतिबंधित करेगी? अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत संगठन को हम प्रतिबंधित कर सकते थे, संगठन को आतंकवादियों की सूची में डाल सकते थे या प्रतिबंधित सूची में डाल सकते थे, व्यक्ति को हम नहीं डाल सकते थे। यानी दाऊद को जो है हम आतंकवादियों की प्रतिबंधित सूची में नहीं डाल सकते थे, लेकिन दाऊद जिस संगठन को काम कर रहा है उस संगठन को डाल सकते थे। तो इसी को देखते हुए 2019 में अमेंडमेंट किया गया। अब सोचो कितनी हास्यास्पद बातें हैं कि भारत सरकार अमेरिका से रिक्वेस्ट करता था कि आप मसूद अजहर को जो है आतंकवादियों की प्रतिबंधित सूची में डालिए। भारत सरकार UN से रिक्वेस्ट करता था कि आप इसे प्रतिबंधित सूची में डालिए मसूद अजहर को, लेकिन भारत सरकार खुद मसूद अजहर को आतंकवादियों की सूची में, प्रतिबंधित सूची में, दहशतगर्दों की सूची में नहीं डाल सकता था। ये प्रोविज़न भारत में नहीं था, इसलिए इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और इसमें अमेंड करके, इसमें संशोधन करके सबसे पहला टर्म जोड़ा गया कि अब व्यक्ति और संगठन दोनों को क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता भंग करने वाली गतिविधि को अगर बढ़ावा देती है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो संगठन हो, दोनों को हम प्रतिबंधित सूची में डाल सकते हैं, भारत सरकार डाल सकती है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र किसी भी आतंकी संगठन या व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकती है अगर वह आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है, उसमें भाग ले रहा है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है या अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो संगठन हो, दोनों को आतंकवादियों की प्रतिबंधित सूची में डाल सकता है। साथ ही साथ ये NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का भी अधिकार देता है। मान लो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने आतंकवादियों की प्रतिबंधित सूची में डाला, क्या कोई व्यक्ति है जिसको, जो टेररिस्ट व्यक्ति हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो आतंकवादी है, अब जो है NIA उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। ये अधिकार भी हमने इस बार 2019 में जो अमेंडमेंट किया है उपा में, उसके तहत दिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट था आपके लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के बारे में जानकारी होना चाहिए, और इसी अधिनियम के तहत 18 व्यक्ति को आतंकवादियों की सूची में डाल दिया गया। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम जानकारी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये एक्ट सबसे अधिक इम्पोर्टेंट था जो हमने चर्चा किया। अब नाम कितना का याद रखोगे यार, कितने लोगों का नाम याद रखा जा सकता है? ओके
देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट पेज का ही जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, दोनों को कंबाइन करके ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस कर लिया। हालांकि आप इसको भी पढ़ लेना ज़रूर। अब देखो यहाँ पे चीन ने कहा है कलह के बीज बोना बंद करे अमेरिका। निश्चित तौर पे भारत और अमेरिका के बीच में समझौता होगा तो चीन की जलेगी, और चीन का जल रहा है, तो उसी के तहत चीन ने ये स्टेटमेंट दिया। तो अधिक आपको जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। चीन ने क्या कहा, हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं रखता कि चीन क्या कह रहा है। हमारे लिए ये कंसर्न रह रहा है कि क्या ये जो एग्रीमेंट हमने किया है क्या वो भारत के पक्ष में है या नहीं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं जानकारी आपको दे दूँ। नासा और इसरो मिल करके काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो है सेटेलाइट है 2022 में छोड़ा जाएगा। नासा और इसरो मिलकर के निसार नाम से, NISAR, नासा और इसरो दोनों को मिल करके एक निसार नाम के, नासा और इसरो दोनों का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। ये सेटेलाइट 2022 में छोड़ा जाएगा, तो इसकी भी चर्चा की गई है। तो नाम याद रख लेना, नासा और इसरो मिलकर के निसार सैटेलाइट पे काम कर रहा है। देखो ये जो चिनूक है, एक बार देख लो कि ये जो चिनूक है यहाँ पे दो आपको पंखा दिखेगा, दिख रहा है। ये मालवाहक हेलीकॉप्टर है जो हमने अमेरिका से मंगाया। तो इससे भी मान लो अगर कम्युनिकेशन करना होगा तो हम कोमकासा के तहत इनक्रिप्टेड डाटा का प्रयोग कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कोमकासा के साथ कोमकासा एग्रीमेंट हमने अमेरिका के साथ साइन किया। एक चर्चा मैं ज़रूर कर दूंगा इसको, हंगर इंडेक्स की हकीकत। जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है। जैसा आपको दिख रहा है कि हंगर इंडेक्स के रिगार्डिंग यह दिया हुआ बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें भर भर के आलोचना किया गया है NGO का, राइट। ये जो एडिटोरियल लिखा गया है, राइटर ने लिखा है बलवीर पुंज ने, इन्होंने भर भर की आलोचना किया है किसका, तो NGO का किया। तो हम भी थोड़ा सा FCRA एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, राइट। इसमें क्या बताया गया है कि जो हंगर इंडेक्स जारी किया है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, दो NGO मिलकर जारी करता है। एक है वेल्थ हंगर हिल्फे और दूसरा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। दोनों ही NGO जो है बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं रखता या इसी तरह का कुछ चर्चा किया है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि सरकार ने हाल फिलहाल में सरकार ने FCRA एक्ट में अमेंडमेंट किया 2020 में। क्यों ये अमेंडमेंट किया गया है, हालांकि ये जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में कुछ पॉइंट दिया है जो बाद में मैं ऐड कर दूंगा, राइट। फिलहाल आपके लिए जानकारी ज़रूरी है कि FCRA एक्ट में सरकार ने अमेंडमेंट क्यों किया। क्योंकि बहुत सारे NGO जो हैं जो इंडिया आती थी, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडिया में पैसा भेजती थी और पैसा जो भेजने के बाद जो है वो यहाँ पे धर्मांतरण करने का काम करती थी। आपने सुना होगा कि बहुत सारे गरीब लोगों को ईसाई में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आखिर वो पैसा आता कहाँ था, ईसाई मिशनरी को जो पैसा आता था वो NGO के नाम पे आता था और उसका आप यूज करते थे धर्मांतरण करने के लिए। दूसरी बात क्या है कि NGO के माध्यम से आपने देखा होगा या सुना होगा ज़रूर कि ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो इससे क्या होगा कि एक तो ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया, सरकार को टैक्स बहुत कम मिलता था या सरकार को टैक्स नहीं मिलता था। साथ ही साथ आतंकवादियों की फंडिंग के लिए भी ये NGO काम करती थी। जो ये एडिटोरियल दिया हुआ, इस एडिटोरियल का 2-3 पॉइंट है, देखो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं चर्चा ये कर रहा हूँ कि ये आखिर FCRA एक्ट में अमेंडमेंट क्यों किया गया और उसके बाद क्या अमेंडमेंट किया गया वो भी हम देखेंगे। तो FCRA एक्ट में क्यों अमेंडमेंट किया गया है वो इस एडिटोरियल की मांग है, इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया। 2 पॉइंट मैंने बताया। तीसरा पॉइंट जो इस एडिटोरियल में चर्चा किया गया है कि लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी नाम की भारतीय संगठन ने खुलासा किया है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पे जो है, जो विरोध हो रहा था दिल्ली में या पूरे देश भर में, उसके लिए फंडिंग जर्मनी और बेल्जियम की चर्चों के द्वारा भारत में करोड़ों रुपये भेजा गया।
अब सोचो, भारत में मान लो भारत सरकार ने एक्ट पारित किया सीए, भारत का लोग विरोध करे, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है जर्मनी और बेल्जियम का चर्च जो है पैसा भेज रहा था, और ये कहना है लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी जो भारत की एक संगठन है उसका, राइट। इसके बाद जो है भारत सरकार ने 1650 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द किया, सॉरी 16,500 16,500 एनजीओ का भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन रद्द किया, जिसके कारण 40% डोनेशन की कमी आई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना ऑफिस बंद कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल काफ़ी नामी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी नामी एनजीओ है, जो कश्मीर के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखता है इंडिया के बारे में। देखो, मेरा कंसर्न है एज ए जनरल ह्यूमन बीइंग, मेरा कंसर्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल से, आप भारत के खिलाफ लिखिए, कोई इशू नहीं है, आप कश्मीर के खिलाफ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप चीन के खिलाफ क्यों नहीं लिख रहे हैं? चीन के खिलाफ भी लिखिए। अमेरिका यूएनएचआरसी से अलग क्यों हुआ पता है? यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से अमेरिका अलग क्यों हुआ पता है? कि वहाँ पे यूएनएचआरसी में इस बात का हमेशा डिस्कस किया जा रहा है कि फिलिस्तीन को जो है, फिलिस्तीन पे किस तरह से इजराइल कार्रवाई कर रही है, या किस तरह से कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है, इस तरह का जो है वार्ता होता है, इस तरह से गलत चीज़ों को फैलाया जाता है यूएनएचआरसी के द्वारा। लेकिन उसी यूएनएचआरसी के द्वारा कभी भी इस बात की चर्चा नहीं की गई कि किस तरह से पाकिस्तान बलूचिस्तान में जुल्म करता है, किस तरह से पाकिस्तान में जो है माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है, या किस तरह से चीन में उइगर मुस्लिम 10 लाख से अधिक उइगर मुस्लिम को चीन में जेल में डाला गया है, उसकी चर्चा ना तो यूएनएचआरसी करती है, ना तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं करती है, ना तो एनजीओ करती है। इसका तो मतलब ये हुआ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को चाइना पैसा देता है, राइट। तो इसलिए भारत सरकार के लिए ज़रूरी था कि वो भी एफसीआरए के तहत इस एनजीओ पे कार्रवाई करे, इस तरह के एनजीओ पे कार्रवाई करे जो भारत के खिलाफ जो है नफरत फैलाने का काम करता है, लेकिन जहाँ पे एक्चुअली नफरत फैल रहा है उसको उजागर करने का काम नहीं कर रहा। चीन उइगर मुसलमानों पे उइगर समुदाय के उइगर, देखो उइगर होता है इस तरह से, उइगर समुदाय के मुसलमानों पे चीन जुल्म कर रहा है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, राइट। अब देखो, थॉमस राइट फाउंडेशन ने 2018 में सिर्फ 548 लोगों पे फ़ोन पे बात के आधार पे, एक संगठन था थॉमस राइट फाउंडेशन, इस संगठन ने मात्र 548 लोगों का जो फ़ोन पे बात हुआ, उस फ़ोन पे बात के आधार पे एक रिपोर्ट तैयार किया, और इस रिपोर्ट के आधार पे भारत में महिलाओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश घोषित कर दिया। सोच सकते हो आप, भारत में जहाँ पे महिलाओं की संख्या लगभग 50% के आसपास है, कह सकते हो लगभग 60 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं, 60 करोड़ महिलाओं में महज आपने 548 महिलाओं से बातचीत किया, और आप भारत को महिलाओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश भारत को आपने घोषित कर दिया, सिर्फ 548 लोगों के बात पे। तो ये काफ़ी गलत काम कर रही थी एनजीओ, इसलिए भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया। अब देखो क्या अमेंडमेंट किया। एफसीआरए एक्ट क्या होता है? एफसीआरए एक्ट होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम। मान लो आप एक एनजीओ खोलते हो और आपको विदेश से पैसा मंगाना, ऐसे कंडीशन में आपको एफसीआरए से रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप एफसीआरए से रजिस्ट्रेशन करोगे तभी जाकर के आप विदेशों से पैसा मंगा सकते हैं, राइट। इतना तक क्लियर है आपका? तो एफसीआरए जो है वर्ष 1976 में एफसीआरए को पहली बार अधिनियमित किया गया था, 2010 में अमेंडमेंट हुआ है, और हाल फिलहाल में 2020 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। एफसीआरए विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी संघों, एसोसिएशन, सभी ग्रुप, एनजीओ पे लागू होता है। जो भी ग्रुप पैसा मंगाता है विदेश से, जो भी संगठन मंगाता है, जो भी एसोसिएशन मंगाता है, सभी पे एफसीआरए लागू होता है, और सभी को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। नया जो संशोधन किया गया है 2020 में, उसमें क्या किया गया? विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ को गृह मंत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा,
और एक इसे विशिष्ट FCRA पंजीकरण संख्या सौंपी जाएगी, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष पे रिन्यूअल करवाना होगा। आपको FCRA एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, और आपको अब प्रत्येक 5 वर्ष पे इसे रिन्यूअल करवाना होगा। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस को प्रत्येक 10 या 15 वर्ष पे आपको रिन्यूअल करवाना होता है, तो उसी तरह से आपको FCRA को रिन्यूअल करवाना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट संशोधन, प्रशासनिक व्यय पे धनराशि विदेशी फंड से 50% से घटा करके 20% कर दिया गया। होता क्या था कि मान लो 1 करोड़ रुपया जो है एक NGO का आया, और इन्होंने शो कर दिया कि हमें 1 करोड़ में 50 लाख रुपए तक जो है प्रशासनिक खर्च। प्रशासनिक खर्च मतलब होता है कि हमारा स्टाफ का खर्चा है, हमारा गाड़ी का खर्चा है, हमारे जो घर हमने किराया लिया उसका खर्चा है, ये शो कर देता था। और रेस्ट 50 लाख जो है वो लोगों के काम में या अन्य चीज़ों में वो इन्वेस्टमेंट करता था। अब देखो 1 करोड़ में सोचो 50 लाख रुपए जो है वो प्रशासनिक खर्चा NGO शो कर रहा है। अब सोचो मान लो 1000 करोड़ आ गया तो क्या होगा? 1000 करोड़ में 500 करोड़ तक वो प्रशासनिक खर्चा शो कर देता था, और उसी पैसा का उपयोग वो करता था आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में, उसी पैसा का उपयोग वो करता था धर्मांतरण करने के लिए, उसी पैसा का उपयोग करता था किसी प्रोटेस्ट वगैरह को बढ़ावा देने के लिए वो NGO। तो इसलिए सरकार ये लिमिट कर दिया है कि अब जो है मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया अगर आपको पैसा आता है विदेश से, तो 1 करोड़ में सिर्फ 20 लाख रुपए तक यानी 20% रुपये ही आप जो है खर्च कर सकते हैं। किस पे? प्रशासनिक व्यय पे, यानी आपके जो ऑफिस का खर्चा, आपके एम्प्लॉय जो रखे हैं, आपका जो कर्मचारी है उसका खर्चा हो गया, आपके गाड़ी का खर्चा हो गया, जो भी खर्चा हो गया, प्रशासनिक व्यय आपका 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। रिमेनिंग 80% आपको पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना होगा, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया गया। लोक सेवकों के विदेशी अंशदान लेने पे पाबंदी लगा दिया गया, यानी जो पब्लिक फिगर है, लोक सेवक है, IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, उस पर पाबंदी लगा दिया गया है, वो आप विदेशी अंशदान नहीं ले सकता है। और अधिनियम में आधार को NGO या विदेशी योगदान करने वाले लोगों या संगठनों सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, यानी आपको आधार कार्ड अब आपको देना ही देना पड़ेगा। तो ये बेसिक अमेंडमेंट किया गया, राइट। देखो यहाँ पे जो इस एडिटोरियल का बेसिक थीम है वो थीम है कि किस तरह से NGO भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, हमने उसकी चर्चा किया। हमने इसी को लेकर के डिटेल से एनालिसिस किया कि FCRA जो एक्ट है, FCRA एक्ट में 2020 में सरकार ने अमेंडमेंट क्यों किया और क्या अमेंडमेंट किया, राइट। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। देखो कट्टरता से लड़ाई का कारगर तरीका कुछ है नहीं खास, बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जो कि आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं। एक दरोगा था, मुस्लिम दरोगा था, इसका नाम था इंतसार अली, बागपत, उत्तर प्रदेश के बागपत जिला का दरोगा था। इसका नाम था इंतसार अली। इन्होंने क्या किया कि दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया, और दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद जो दाढ़ी इसका काफ़ी बढ़ गया, SP को पता चला, SP ने इसे सस्पेंड कर दिया। ये देखो ये दरोगा, शायद ये दरोगा एग्जैक्ट मुझे दिख नहीं रहा है, तो SP ने इसे सस्पेंड कर दिया। अब देखो SP ने जो सस्पेंड किया तो काफ़ी मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया था कि सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। तो SP ने कहा कि ये जो है अनुशासन के उल्लंघन के आधार पर मैं इसे सस्पेंड कर रहा हूँ। क्या होता है अनुशासन का उल्लंघन का आधार? अनुशासन के उल्लंघन का आधार क्या होता है कि जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म के व्यक्ति ही अगर मान लो पुलिस बनेगा, दरोगा बनेगा या SP बनेगा या कुछ भी पद पर रहेगा, तो सिर्फ सिख धर्म के व्यक्ति वही दाढ़ी रख सकता है, राइट। मोछधारी जो है वही रख सकता है। मुस्लिम धर्म का या हिंदू धर्म का व्यक्ति मोछ या दाढ़ी नहीं रख सकता है, क्योंकि कुरान में जो दाढ़ी रखने को अनिवार्य नहीं बताया गया, इसलिए आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी दाढ़ी रखना है तो आप एक काम करें, पहले अपने सीनियर से परमिशन लें, पहले अपने
जो एसपी हैं आपके ज़िला के, उससे परमिशन लेकर ही एक दरोगादारी रख सकता है, लंबा लंबा दाढ़ी, राइट। वरना आपको क्लीन सेव रहना पड़ता है। ये हिदायत दी जाती है, ये अनुशासन के तहत आता है कि आपको क्लीन सेव रहना है। अगर आप क्लीन सेव नहीं रखेंगे और आपने दाढ़ी रखा, बिना परमिशन का आपने दाढ़ी रखा, तो ऐसे कंडीशन में आपको सस्पेंड किया जा सकता है। और यही कारण था कि इस दरोगा को सस्पेंड किया गया। बाद में जब ये दाढ़ी कटा के वापस आया तो फिर इसको ज्वाइनिंग दे दिया गया। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आप चूँकि सिस्टम में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। राज्यों की माली हालत बेहद खराब। देखो अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक मैंने वीडियो बनाया था जीएसटी कंपनसेशन, राइट, जीएसटी क्षतिपूर्ति, देख लेना। उसी में ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था और वहीं लगातार चर्चा में आ रहा है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा पे निवेश सरकार का फोकस। तो सरकार जो है अभी, इसको एक बार पढ़ना, बस दिया हुआ है कि 6000 प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, सरकार उस पर काम कर रही है। हमें मंदी से बाहर निकलना है, हमें देश को प्रगति के रास्ते पे लाना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा। सरकार वही कोशिश कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो सेकेंड पोजीशन आता है वो एग्रीकल्चर आता है, तो सरकार उस पर काम कर रही है। देखो जनधन खाते के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जनधन खाता जो है अब ओपन एंडेड स्कीम बन चुका है, यानी कभी ना समाप्त होने वाली योजना बन चुकी है। 2014 में शुरुआत हुआ था, राइट। और यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ, कभी आपको लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि इस वर्ष 1 अप्रैल के बाद 14 अक्टूबर तक 3 करोड़ जनधन खाता खोला गया। 1 अप्रैल के बाद अभी 14 अक्टूबर तक 3 करोड़ जनधन खाता अकाउंट खोला गया है इस वर्ष में। और अभी तक 14 अक्टूबर तक देश में कुल 41.08 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। बेसिक जानकारी है। थोड़ा सा आपको जानकारी इसके बारे में भी होना चाहिए कि ताइवान को हार्पून मिसाइल अमेरिका दे रहा है। एक बार इसको भी पढ़ सकते हो, हालांकि कल हमने डिस्कस किया था इस पे। देखो मेरी कोशिश रहती है कि 40 मिनट तक, 30 से 40 मिनट तक एनालिसिस कर दूं। अब देखो ये जो पेज होता है, पेज नंबर 13, ये जागरण नेटवर्क का पेज होता है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, आपके पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके जागरूकता के लिए। एज अ सिविल व्यक्ति या एज ए जागरूक व्यक्ति आपको जानकारी होना चाहिए। तो एक तो ये देख लो कि गन्ने की लोकप्रिय प्रजाति से जो है खतरा मंडराने लगा है। कल हमने डिस्कस किया था, गन्ने की एक लोकप्रिय प्रजाति आई है जिसका नाम है CO0238, जो भारत की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी गन्ना में काफ़ी बढ़ा दी है। लेकिन एक रोग का भी खतरा हो रहा है इससे, और इस रोग का नाम है रेड रॉट। नाम याद रख लेना, हो सकता है आपसे पूछ दें कि रेड रॉट जो है बीमारी किससे संबंधित है। आलू से संबंधित है, गन्ना से संबंधित है, चावल से संबंधित है, मक्का से संबंधित है, कुछ पूछ सकता है इस तरह से। तो ये गन्ना से संबंधित है रेड रॉट। इसको भी एक बार देख सकते हैं। घाटे में खिलने लगे हैं केसर के फूल, काफ़ी सुंदर लग रहा है, देख लो। ये जो है केसर का फूल है। केसर उत्पादन में भारत में सिर्फ एकमात्र राज्य है कश्मीर, जहाँ पे केसर की खेती होती है। और विश्व में सबसे अधिक केसर की खेती ईरान में होती है। यह क्वेश्चन बीपीएससी ने पिछले वर्ष पूछा था, राइट। चलते क्वेश्चन पे। देखो सीबीआई एक सांविधिक संस्था, वैसी संस्था जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हो, उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है। सीबीआई का निर्माण संसद के किसी एक्ट के द्वारा नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा इसे शक्ति प्राप्त है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, केंद्र सरकार किसी
राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य की सहमति से ही किया जा सकता है। बिल्कुल केंद्र सरकार, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सीबीआई को भेजेगी वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में अगर सीबीआई जाती है तो वेस्ट बंगाल से परमिशन लेने के बाद, वेस्ट बंगाल की सरकार से परमिशन लेने के बाद ही वहाँ जांच कर सकती है। यह बात अलग है कि सीबीआई अगर बिहार में आएगी तो बिहार सरकार से बिना परमिशन लिए हुए ही वो बिहार में जांच कर सकती है। यह बात अलग है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार ने उसे पूर्व से ही कंसेंट दे दिया, पहले से कंसेंट दे दिया कि आप कभी भी जांच कीजिए, आपको बिहार सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीबीआई ने, बिहार सरकार ने सीबीआई के लिए कह दिया। लेकिन जिन राज्यों ने, सीबीआई किसी राज्य में जाएगी, अब देखो महाराष्ट्र ने आम सहमति वापस ले लिया, तो अब अगर सीबीआई अगर महाराष्ट्र में जाकर के जांच करेगी तो महाराष्ट्र सरकार से उसे परमिशन लेना होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट, मान लो महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई से आम सहमति वापस ले ली है, बावजूद इसके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई को आदेश देगा तो महाराष्ट्र में जाएगा, जांच करेगा, तो महाराष्ट्र सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पे अगर सीबीआई जांच करेगी तो उसे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो बिना रोक टोक के जाकर के जांच कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट गलती है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 2 और 3। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।